चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस, एक ना एक दिन हमें रिटायर होना ही है। यूरोप के देशों की तरह हमें भारत में पेंशन सिक्योरिटी नहीं मिलती है, इसलिए ही रिटायरमेंट प्लानिंग हमें खुद ही करनी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लॉन्च की थी नेशनल पेंशन स्कीम। इसे कई लोग एनपीएस भी कह देते हैं। मेरा नाम है सचिन कोहली और आइए जान लेते हैं एनपीएस से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर भी दबाइएगा ताकि आपको ऐसे ही एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हर थोड़े दिन बाद मिलते रहें। एनपीएस को 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2009 में इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। अभी मैं इसके कुछ फ़ायदे गिनवाता हूँ आपको। ये वॉलंटरी स्कीम है, मतलब कि आप 500 भी डाल सकते हैं इसमें, 1000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर मिल जाती है कि आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और असेट क्लास डिसाइड कर सकते हैं। और बड़ी ही सिंपल स्कीम है, आप किसी भी बैंक में जाके या फिर ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। एनपीएस को अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन सिटीज़न होना जरूरी है और आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। एनआरआईज भी इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेसमैन हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बारी एनपीएस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सभी स्कीम्स से। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट आपका प्राइमरी पेंशन अकाउंट होता है, उसके अंदर सभी टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और इसका लॉक इन पीरियड 60 ईयर्स तक का होता है। टीयर 2 अकाउंट वॉलंटरी अकाउंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने खुलवाना है कि नहीं। ये लाइक इन्वेस्टमेंट प्लान समझ लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड की तरह इसको आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें कितना भी पैसा डाल लो, कोई मिनिमम विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और उसके अंदर सबसे बड़ी बात टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते। अगर आपको टीयर 2 अकाउंट खुलवाना है तो आपके उसके लिए टीयर 1 अकाउंट होना बड़ा ज़रूरी है। अभी इसमें कंफ्यूज मत होइए, आज हम डिटेल्स में जितनी भी बात करेंगे वो हम टीयर 1 अकाउंट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि वही आपका प्राइमरी पेंशन अकाउंट होगा। पीएफआरडीए ने ये 7 गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेंशन फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए हुए हैं, जो है एलआईसी, आदित्य बिरला कैपिटल, एचडीएफसी पेंशन फंड, कोटक महिंद्रा, एसबीआई पेंशन फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और यूटीआई म्यूचुअल फंड। अब इसके अंदर से जो एलआईसी है, एसबीआई पेंशन फंड है और यूटीआई, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फंड्स को मैनेज करती है और बाकी के 4 जो है वो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा सभी के फंड्स मैनेज करती है। पेंशन फंड मैनेजर्स का काम होता है कि आपकी और मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है एनपीएस के अंदर, उनको मैनेज करना और मेक श्योर करना कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और सिक्योर और सेफ रहे। आप एज एन इन्वेस्टर, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपना पेंशन फंड मैनेजर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इनके इंडिविजुअल रिटर्न्स जाके एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर देख सकते हैं और मैंने इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वेब लिंक डाल दिया गया है। और पेंशन फंड मैनेजर आप एक बार ही साल में चेंज भी कर सकते हैं। आपका पैसा इन 4 असेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है पेंशन फंड मैनेजर्स के द्वारा, जो है इक्विटी मतलब कि स्टॉक मार्केट में, कॉर्पोरेट डेब्ट मतलब कि जो प्राइवेट कंपनीज को पैसा लेंड किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब जो सरकार को पैसा लेंड किया जाता है, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ये बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होता है, जैसे कि हेज फंड हो गया, कमोडिटीज़ मार्केट हो गई, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए और बाकी सब। अब इनके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। अब इक्विटी के अंदर आपको हाई रिटर्न मिलता है क्योंकि इसके अंदर हाई रिस्क फैक्टर भी होता है। कॉर्पोरेट डेब्ट्स के अंदर मीडियम रिटर्न मिल जाता है क्योंकि उसके अंदर मीडियम रिस्क होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर जनरली वेरी सेफ, बड़ा सिक्योर माना जाता है, तो इस कारण इसके अंदर लो रिटर्न आते हैं और क्योंकि उसके अंदर रिस्क भी लो ही होता है। और इसके अंदर कंडीशन लगा दी गई है क्योंकि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होते और बड़े ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो आप एक टाइम पर कभी भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम 5% तक ही ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपना असेट एलोकेशन और अपना पोर्टफोलियो आप खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। आपकी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार आप दोनों असेट एलोकेशन ऑप्शंस, जो कि है एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस, आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको साल में 2 बार ये एसेट एलोकेशन ऑप्शन चेंज करने के भी मौका मिलता है। एक्टिव चॉइस ऑप्शन, इसके अंदर आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कौन सी असेट क्लास में कितनी परसेंटेज में इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब कि अगर आप 50% इक्विटी में लगाना चाहते हैं और 50% बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। अगर आप 60% इक्विटी में मान लो लगाना चाहते हैं और 40% स्प्लिट करना चाहते हैं डेब्ट्स में, वो भी हो सकता है। या फिर आप डेब्ट्स में ज़्यादा लगाना चाहते हैं, मान लो आप चाहते हैं कि 70% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हो और थोड़ा सा एक्सपोजर 30% का इक्विटी में हो, आप वो भी कर सकते हैं।
अगर आपको बेसिक नॉलेज इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो आप ये वाला एक्टिव चॉइस ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट असेट एलोकेशन की बेसिक नॉलेज नहीं है और अगर आप ये सिरदर्दी नहीं चाहते असेट एलोकेशन की, तो आप उसे फंड मैनेजर्स के हाथों में भी छोड़ सकते हैं। तो इसे हम ऑटो चॉइस कहते हैं, मतलब कि फंड मैनेजर्स ऑटोमेटिकली आपकी एज और रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपके फंड्स एलोकेट करने शुरू कर देता है। मतलब ओवरऑल रिस्क रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे ही रिस्क भी कम करना शुरू कर देते हैं फंड मैनेजर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वैसे ही वो लोग इक्विटी में से एक्सपोजर कम करना शुरू कर देते हैं। अब इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। एग्रेसिव के अंदर आपको 35 साल तक जब हैं आप, तो आपका मैक्सिमम 75% आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। मॉडरेट ऑप्शन के अंदर आप जब तक 35 साल तक आप सिर्फ 50% इक्विटी एलोकेट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ऑप्शन के अंदर आप 35 साल तक मैक्सिमम 25% इक्विटी एलोकेट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इसमें से कौन सा अपनी रिस्क टेकिंग फैक्टर के हिसाब से, रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फंड मैनेजर्स अपने आप ही आपके फंड मैनेज करता रहता है। टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से एनपीएस सबसे बेस्ट स्कीम मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको 1.5 लाख तक की रिबेट मिल जाती है सेक्शन 80C के हिसाब से, और एडिशनल 50,000 की आपको रिबेट मिल जाती है सेक्शन 80CCD 1B के हिसाब से। और ये 50,000 ओवर एंड अबाउ 1.5 लाख के ऊपर है, मतलब आपको ओवरऑल 2 लाख तक की रिबेट मिल जाती है। अगर आप कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि अगर आपकी कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर रही है आपके साथ साथ इसके अंदर एनपीएस के अंदर, तो आपको भी 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए की डिडक्शन मिल जाती है उसके अंदर भी। और आपकी कंपनी भी 10% बेसिक प्लस डीए को अपने P&L बुक्स के अंदर एज अ बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जिस एन्युटी प्लान मतलब पेंशन प्लान जितने भी इसके अंदर आएंगे, बाद में आपको मैं डिटेल्स दूंगा, उसका जो इंटरेस्ट आता है पेंशन के ऊपर वो टैक्सेबल है। 60 साल की उम्र में एनपीएस की मैच्योरिटी हो जाती है, उस टाइम आपको 3 एग्जिट ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन में लगता है कि कंटिन्यू टिल 70 ईयर्स, मतलब कि आप 60 साल के बाद भी और 10 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है डेफरमेंट, मतलब अगर आपको इमीडिएटली अभी पैसा लमसम नहीं चाहिए या पेंशन नहीं चाहिए तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए डेफर या डिले भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप इसको स्कीम को सरेंडर कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब पैसा वापस एग्जिट ऑप्शन पूरा कंप्लीट सरेंडर करने के लिए आपको इसमें एक कंडीशन है कि आप जितना भी आपका टोटल कॉर्पस जितना अमाउंट बना हुआ है उस टाइम तक, तो आप 60% आप उसको लमसम विड्रॉल कर सकते हैं। ओवरऑल आप अमाउंट ट्रांसफर बैंक में कर सकते हैं और बचा हुआ 40% का आपको एन्युटी प्लान खरीदना ही होगा। और एन्युटी प्लान का मतलब कि आपको हर महीने फिक्स्ड अमाउंट की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अभी उदाहरण के तौर पे जैसे कि मान लो आपका टोटल कॉर्पस 1 करोड़ का इकट्ठा हुआ, तो आप 60% उसका 60 लाख मतलब आप अपना पूरा लमसम निकाल सकते हैं, ठीक है। और 40% मतलब आपको 40 लाख का एन्युटी प्लान लेना ही पड़ेगा, जो कि आपकी फिक्स्ड अमाउंट पेंशन बन जाएगी हर महीने के लिए। लेकिन अगर आपका टोटल एकमुलेटेड कॉर्पस जो है अगर वो 2 लाख से कम है, मतलब कई लोग मजे मजे में खुलवा लेते हैं शुरू में अपने और बाद में उसके अंदर पैसा ही डालते, तो अगर आपका टोटल कॉर्पस 2 लाख से कम है तो आप ये 60% 40% के उसमें कंडीशन में नहीं आएंगे, आप पूरा अमाउंट ही 100% लमसम विड्रॉल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिस पैसे का आपने ये 40% का एन्युटी पेंशन प्लान ले लिया तो वो पैसा तो मतलब गया, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये पैसा आपका ही है और आपको ही मिलेगा। अब इसके अंदर PFRDA ने 7 कंपनीज़ को अपॉइंट कर रखा है जो आपको हर महीने पेंशन देगी, जैसे कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा, LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस और स्टार यूनियन डाइची। तो एग्जिट के टाइम सरेंडर पॉलिसी सरेंडर के टाइम आपको 4 ऑप्शंस मिलती हैं पेंशन प्लान्स लेने की। पहली है पेंशन फॉर लाइफ, मतलब कि आप इस 40% को जब एन्युटी प्लान में कन्वर्ट कराएंगे तो आपको पूरी उम्र डेथ तक पेंशन मिलती रहेगी पर मंथ। दूसरा ऑप्शन आता है पेंशन फॉर लाइफ प्लस रिटर्न ऑफ परचेज, मतलब कि आपको पेंशन तो मिलेगी ही पूरे हर महीने पूरी लाइफ, प्लस जब भी डेथ होएगी तो आपके नॉमिनी को जितना भी कॉर्पस था, मान लो ये 50 लाख का कॉर्पस था जो आपको 40% जो आपने एन्युटी प्लान लिया है, तो वो पूरा 50 लाख आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तीसरी ऑप्शन आती है पेंशन प्लस सेम पेंशन टू स्पाउस, मतलब कि आपको तो पेंशन मिलेगी ही, आपकी डेथ के बाद आपके स्पाउस को भी उतनी ही अमाउंट की पेंशन उनकी डेथ तक मिलती रहेगी। लास्ट ऑप्शन है
पेंशन प्लस सेम पेंशन टू स्पाउस प्लस आरओपी, मतलब कि आपको भी पेंशन मिलेगी, आपके स्पाउस को भी पेंशन मिलेगी, और उनकी डेथ के बाद उनका जो नॉमिनी है उनको जितना भी, मान लो ये 50 लाख है फॉर एग्जांपल, तो वो पूरा अमाउंट उन्हें वापस आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब ये आपके ऊपर है सारी इसको देखते हुए, अब ये आपके ऊपर है कि आप इन 7 कंपनीज में से कौन सी कंपनी का एन्युटी प्लान लेना चाहते हैं। अगर आप कंप्लीट एग्जिट नहीं करना चाहते तो आपको 60 साल से पहले पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। वो उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि आप चिल्ड्रन मैरिज के लिए, बच्चों की शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा आप निकाल सकते हैं, और अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने घर बनाना है या कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए भी पैसा निकाल सकते हैं, या फिर आपने अपनी कोई स्किल डेवलप करनी है तो उसके लिए भी आप लमसम पैसा निकाल सकते हैं। अभी इसके अंदर कंडीशन है कि आपको मैक्सिमम आप 25% ऑफ जो आपका कंट्रीब्यूशन है उस टाइम तक, जब भी आप पार्शियल विड्रॉ कर रहे हैं, 25% आप उसका निकाल सकते हैं। आपको मिनिमम 3 इयर्स इन्वेस्ट रहना चाहिए उस टाइम तक मिनिमम एनपीएस के अंदर पार्शियल विड्रॉल करने से पहले, और लाइफ में आप मैक्सिमम 3 बारी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं अलग अलग इसमें सिचुएशंस के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि एनपीएस का मिनिमम लॉक इन पीरियड 60 साल की उम्र तक का होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 60 साल की उम्र से पहले भी इसमें प्री मैच्योर कंप्लीट एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। मतलब आपको मिनिमम 10 साल इन्वेस्ट करे हो चुके होने चाहिए एनपीएस के अंदर, और आप जितना भी आपका टोटल कॉर्पस बनता है तो आप सिर्फ उसका ओवरऑल लमसम अमाउंट की तरह 20% ही सिर्फ विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी का बचा हुआ 80% जो है वो आपको एन्युटी के तौर पे, मतलब एक तरह से पेंशन हर महीने, उसके ऊपर आपको प्लान लेना पड़ेगा। और इसके अंदर एक और कंडीशन है कि अगर आपका 1 लाख से कम है ओवरऑल अमाउंट, टोटल जो अमाउंट है आपका फाइनल अमाउंट, तो आप उसको ओवरऑल पूरा ही लमसम विड्रॉ कर सकते हैं उसके अंदर, बिना 20 और 80% की कंडीशन को अप्लाई किए। और इसके अंदर अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, तो भी प्री मैच्योर एग्जिट पूरा कर सकते हैं, और ये जितना भी उस टाइम तक कॉर्पस इकट्ठा हुआ होएगा वो आपके नॉमिनी को पूरा अमाउंट मिल जाएगा। अब इतनी डिटेल्स जानने के बाद आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप एनपीएस को कहाँ और कैसे खोल सकते हैं। आप एनपीएस का अकाउंट किसी भी बैंक ब्रांच में जाके खोल सकते हैं, उसे हम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बोलते हैं, पीओपी भी बोल देते हैं। उसके अंदर मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका वेब लिंक दिया है, आपको हर सिटी हर स्टेट का आपको बैंक का एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर क्लिक करके। जनरली गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के अंदर तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ओनली उसके अंदर नोडल ऑफिसर आता है और वो सारी डिटेल्स वगैरह ले लेता है एनपीएस के डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। अगर आप खुद एज अ प्राइवेट जाना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स केवाईसी के लगते हैं और साथ ही फॉर्म भरना होता है। जैसे ही सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है, तो आपको एक प्रैन मिलता है। प्रैन मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये बिल्कुल पैन की तरह ही काम करता है, एक तरह से पोर्टेबल भी है। अगर आप किसी सिटी से ट्रांसफ़र हो रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हैं, या फिर कोई भी स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ भी आप जा रहे हैं, तो ये आपका एक यूनिक आईडी, आपको एक तरह से यूनिक नंबर मिल जाता है, उसको प्रैन बोलते हैं। पूरी आपकी इन्वेस्टमेंट्स पूरी 60 साल तक इसी के अंदर ही चलती है, प्रैन यूनिक नंबर के अंदर। दूसरा ऑप्शन है इसको खोलने का, एनपीएस को आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। ईएनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाके आप इसको ऑनलाइन खोल सकते हैं। ऑनलाइन खोलने के लिए आपको आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। अभी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इस अकाउंट को एनपीएस को खोलने की वो 500 रुपये देने हैं, और हर साल इसको एक्टिव रखने के लिए आपको मिनिमम 500 रुपये जमा करवाने ही पड़ेंगे। आई होप कि आपको मेरा इन्फॉर्मेशनल वीडियो पसंद जरूर आया होगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपकी एनपीएस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतनी ही कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।